नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और तमाम इशूज़ पे सियासत समेत सियासत, नैब, करप्शन, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, इन तमाम इशूज़ के हवाले से मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करूँगा। खाकान अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू माई प्रोग्राम। ऐसा सबसे पहले बताएँ कि शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है नैब के हवाले से। उन्होंने कहा कि ईद के फ़ौरन बाद नैब की एक्टिविटीज़ में बड़ी तेज़ी और तुंदी आ जाएगी और नैब के जो है ना एक्शन से कोई नहीं बच सकेगा, इनडिस्क्रिमिनेट किस्म का एक्शन जो है वो नैब करेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको इस तरह देखता हूँ, हमेशा से देखता हूँ कि नैब इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और इसका मकसद सिर्फ सियासतदानों को दबाना, सियासत को इधर उधर करना इसका मकसद है। तेज़ी उनमें क्या आएगी? गिरफ्तारियाँ पहले भी कर चुके हैं, केस एक नहीं बना, 2 साल होने को हैं, अब क्या तेज़ी लाएंगे? और एक रेलवे के वज़ीर की ये बात करना इस बात की शहादत है कि हुकूमत मिली हुई है। ठीक, तो ये अपने लोगों अपने वो तो ये कह रहा है कि हर तरफ यदि हुकूमत की, उनका मतलब ये हुकूमत में जिसको दबाना हो उसको दबाएंगे। अब गुलाम सरवर साहब उनको बुलाया गया। गुलाम सरवर साहब को मैं 85 से सियासत में हैं, अगर करप्शन कोई होती तो पहले क्यों नहीं किसी ने बात की करप्शन के बारे में? उन्होंने कोई बात की होगी जो हुक्मरानों को पसंद नहीं आई होगी तो उनको भी बुला लिया, उनकी बदनामी शुरू कर दी इस तरह। और ये शो करेंगे अब दोनों साइड पे हो रहा है। अगर नैब ने कुछ करना है तो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, उनको पकड़े। चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, दवाइयों के स्कैंडल हैं, ये अभी प्रोक्योरमेंट के स्कैंडल हैं कोविड के अंदर। चीनी के स्कैंडल पे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट निकली है। रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, नैब सो मोटो कार्रवाई कर सकता है। नहीं, जो वाजिद ज़िया की जो रिपोर्ट आई है जी, वाजिद ज़िया वो तो कमीशन था, कमीशन था जी, 300 सफ़ों से बड़ी रिपोर्ट आई, पहली दफ़ा हुआ। 2 सफ़े की होती बात खत्म हो जाती, 2 सफ़े की रिपोर्ट आपको चाहिए थी। तो 347 सफ़े इसलिए हैं कि असल इशू से टेंशन हटाई जाए। तो नैब उसकी पाबंद नहीं है, नैब सो मोटो नोटिस ले सकता है, लेता है, क्यों नहीं लेते? नहीं, लेकिन एक ये भी ना कि ये हुकूमत की कह रही है कि 29 अरब रुपए की सब्सिडीज़ जो दी गई हैं शुगर में पिछले 5 बरस में से, उसमें से सिर्फ 2 अरब कुछ की सब्सिडीज़ इस हुकूमत ने दी हैं और जो बाकी 27 अरब की सब्सिडी जो है वो आपकी हुकूमत PMLN और पीपल्स पार्टी ने मिलकर दी हैं। वो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने उसमें शो किया। हमें भी गिरफ्तार कर लें, 2 अरब वाले को कर लें, 27 अरब वाले को भी कर लें। हम तो ना तो नहीं कर रहे ना, बात सब्सिडी की नहीं है। ये मैं यही कह रहा हूँ, ये सारे इशू को उसे टेंशन हटाने की कोशिश है। इसमें 3 इश्यूज हैं शुगर की, अगर बात करते हैं। 3 इश्यूज क्या हैं? 3 मेजर इश्यूज हैं। वो क्या है? पहली बात है कमीशन का मकसद क्या है? कमीशन का मकसद है फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना। नहीं जी, कमीशन का एक मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है। ठीक, ये इसलिए कमीशन बनाया गया। ये उसका TOR है, बेसिक TOR है कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत में 3 इश्यूज हैं। एक, एक्सपोर्ट की इजाज़त देना, क्या वो सही दी गई या गलत दी गई? वो कहते हैं पहले भी दी गई हमेशा। देखिए 2017 में डाका हमारा तो हमें भी पकड़े ना। हमारा डाका आपके डाके को जस्टिफाई नहीं करता। हम तो डाकू मशहूर हो गए, हमें हो गए ना, बात खत्म हो गई। इस्टेब्लिश है शायद बासी करप्ट है, चले बात खत्म हो गई। आप भी तो करप्ट हैं, मैं अब आपकी करप्शन साबित करता हूं। एक्सपोर्ट की इजाज़त सही थी या गलत थी? एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर सही थी तो चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त सही थी तो मुल्क के अंदर चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी, यानी इतनी चीनी मौजूद होनी चाहिए थी, सरप्लस होती। ठीक, अब आपकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन शुगर इंडस्ट्री ये कहती है कि कीमत जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको पूरी नहीं पड़ रही थी। मतलब इतनी सरप्लस प्रोडक्शन हो चुकी थी 2018, 17, 19 में। देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक ECC हुकूमत के फैसले की बात कर रहा हूँ ना। ठीक, आपने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी 1 मिलियन टन यकमुश्त, ये हकीकत है। ठीक है, इससे पहले क्या इजाज़त दी गई वो भी चेक कर लें। जब आपने इजाज़त दी, मार्केट परसेप्शंस पे चलती है। जब मार्केट ने देखा कि यार प्रोडक्शन और कंजम्पशन तकरीबन बराबर हैं, इन्होंने 1 मिलियन टन की इजाज़त दे दी है, तो डेफिनेटली कीमत बढ़ेगी मार्केट में। लोगों ने मिलों ने भी होर्डिंग शुरू कर दी, लोगों ने भी स्पेकुलेशन शुरू हो गई और कीमत बढ़नी शुरू हो गई। साथ ही सब्सिडी, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी क्योंकि हमने मना कर दिया था
आपने मना कर हमने दिया था कि कैबिनेट इस गवर्नमेंट ने सूरी तो नहीं जी नहीं, कैबिनेट डिसीजन हमने लिया, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। असद उमर ने कहा कि नहीं देनी चाहिए सब्सिडी। जी असद उमर साहब कैबिनेट के डिसीजन पढ़ लें, मैंने फैसला किया When you were the Prime जी Minister. कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, ये प्रोविंशियल इशू है, सब्सिडी देनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, हम नहीं देंगे ठीक। उसके ऊपर। और इस वक्त सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी, सब्सिडी कोई बेनिफिट नहीं होता। सब्सिडी दी जाती है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है उसमें और लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर डिफरेंशियल है, यानी वो प्राइस कम है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसको आप ब्रिज करते हैं सब्सिडी से। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी सब्सिडी की, क्योंकि रुपये डिवैल्यू कर चुका था और एक्सपोर्ट सब्सिडी के बगैर मुमकिन थी। आपने पंजाब गवर्नमेंट ने फिर भी 2.5 अरब की सब्सिडी दे दी अपने मनपसंद लोगों को। उन मिलों के अलावा जिन्होंने सब्सिडी दी, लोगों ने एक्सपोर्ट किया बगैर सब्सिडी के। सिंध ने एक्सपोर्ट किया बगैर सब्सिडी के, केपी ने एक्सपोर्ट किया बगैर सब्सिडी के। सिर्फ पंजाब में 2.5 अरब की सब्सिडी। ये पंजाब तो आप समझते हैं कि ये जो हकायक हैं ये खुल के सामने इस बावजूद इतनी बड़ी रिपोर्ट के सामने नहीं आ सकते? ये तीन सफ़ों में मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैं इनके सामने पेश हुआ था। आपने इशू उठाया था? जी मैंने ये सब बातें उनको बताई हैं, ठीक। लेकिन उनको शायद ये बात समझना नहीं थी। आज भी ये 3 हकायक हैं। आपका काम है चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत एक बुनियादी फैसले से बढ़ी कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। हुकूमत तो इसको सेल कर रही है, मार्केट कर रही है कि पहली दफ़ा कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, लोग कहते थे कि पब्लिश नहीं होगी, वो पब्लिश होगी। आप समझते हैं कि कोई अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं डाका मारूं, एक कमीशन बिठा दूं जो कमीशन मुझे बचा दे। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मामूली अचीवमेंट तो नहीं है। हाँ अंदाजे एक एक्सट्रीम पोजीशन आपने भी ले ली है नैब पे। बात हो रही है नैब की रिफॉर्म की, आपकी बयान सामने आ रहा है कि नैब की रिफॉर्म के बजाय नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। जी ख़त्म कर दे, आपकी चॉइस है। आपने मुल्क चलाना है, इसको ख़त्म कर दें। नहीं तो फिर आपने मुल्क नहीं चलाना, खत्म कर दें तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बता दें, नैब ने क्या अकाउंटेबिलिटी की है पिछले 20 साल में, बता दें। रिपोर्ट शाया करें ना कि हमने फलाने होल्डर्स पब्लिक ऑफिस को हमने पकड़ा है। तो फिर आपकी हुकूमत रही, आप खुद प्राइम मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही 2 दफ़ा। पंजाब नैब का हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, नैब हुकूमत से पूरी इंडिपेंडेंट है। नैब का जो प्रिकर्सर था जी एहतसाब ब्यूरो जी, वो तो नवाज शरीफ साहब ने लेट 90s में कायम किया था। जी वो नॉर्मल लॉज के तहत ऑपरेट करता था। नैब ऑर्डिनेंस बनाया गया, मुशर्रफ साहब ने 3 हफ्ते में बनाया 1999 में, और मकसद एक था कि सियासतदानों को दबाया जाए, इनको तोड़ा जाए। आपकी गवर्नमेंट आ गई 2014 में, आपने कुछ नहीं किया। ये मैं क्या करता? नहीं, आपकी पीएमएलएन की हुकूमत आई, आपने पीएमएलएन की हुकूमत क्या करती? लेजिस्लेट करती, खत्म कर देती नैब को। इशू भी नहीं उठाया आपने? नहीं, इशू लेकर भी नहीं आया। इशू उठाया, इशू उठाया है, इशू उठाया गया, कमेटी बनी, सब ने नैब की अमेंडमेंट्स एग्री की। हालांकि मैं उन अमेंडमेंट्स से एग्री नहीं करता, वो नाकाफ़ी थी। फिर उन्होंने कहा चलें शुरू कर दें, लेकिन जब पनामा का केस आया, पीपल्स पार्टी भी भाग गई, पीटीआई भी भाग गई, और नैब वहीं मौजूद रहा। नहीं सर, देखिए ना, थोड़ा इतना आसान नहीं है। 2008-9 के दरम्यान में आप लोगों ने बड़ी मेहनत लेजिस्लेशन की। जब अपनी काम का था, आपने 18th अमेंडमेंट को देखें कैसे उसकी अमेंडमेंट की, सारा आप लेके आए। फिर आपने थ्राइस जो प्राइम मिनिस्टर की कंडीशन थी, वो चूँकि पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, पीएमएलएन भी चाहते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म्स हैं वो 2 नहीं होनी चाहिए, बट वो जो कदगन थी उसको भी हटा दे। जो जहाँ अपना अपना इंटरेस्ट था वो कर लिया। नैब पे तो कुछ नहीं किया आपने। नहीं, अपना इंटरेस्ट, नैब से ज़्यादा इंटरेस्ट और हमसे किसको होता? तो फिर क्या किया? नैब में हम भी पकड़े जाते हैं ना। अगर इंटरेस्ट की बात ही आप कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले नैब को ख़त्म करता कि करप्शन करूँ, कोई ना पकड़ सके। 3 टर्म्स की सारे बात करते हैं। कौन सी पार्लियामेंट्री सिस्टम दुनिया में दिखाएं जब टर्म लिमिटेशन? अमेरिका में है ना सर। अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। नहीं, प्रेसिडेंशियल है ना, ठीक। फर्क होता है ना, तो भी नहीं थी ना पहले। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री फर्क ये होता क्या है। बात हुई सर? ये हकीकत है। में भी पहले टर्म्स नहीं थी ना। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट 3 दफा रहा ना प्रेसिडेंट। वो टर्म क्योंकि प्रेसिडेंट है वो और बात है। फर्क क्या? वो डायरेक्टली इलेक्टेड आदमी होता है। हाँ, यहाँ पर लोग इलेक्ट होते हैं, वो एक लीडर को चॉइस करते हैं। एक आदमी जो बार बार इलेक्ट होता है उसकी ताकत में, जाती ताकत में, खानदान में इजाफा होता जाता है। जी नहीं, देखिए वो इलेक्ट होता है, वो जीतता है इलेक्शन, उसकी पार्टी जीतती है, फिर पार्टी डिसाइड करती है कौन प्राइम मिनिस्टर होगा।
तो आप उनकी चॉइस को लिमिट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बेसिक पॉइंट मेरा ये था कि जहां आपको तरमीम करनी थी, आपकी इंटरेस्ट था, आपने तरमीम कर लिया आपकी पार्टी से। भाई नैब पे तो नैब से ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट हमारा तो क्या किया सर नैब पे? आप मुमकिन नहीं था, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कंसेंसस नहीं हो सकता, ये चीजें कंसेंसस। दो ही तो पार्टी थी। मैं आपको अपने जमाने में बता देता हूं, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने फिर कोशिश की एक कंसेंसस क्रिएट करने की, नैब की अमेंडमेंट को। या बात करें 2017 मैं 2017-18 की बात मैं कह रहा हूँ 2008, 9 और 10 में जब आप में और पीपल्स पार्टी में हर तरह का हनीमून चल रहा था, आप लोगों ने नहीं कोई हनीमून नहीं था, 6 हफ्ते का हनीमून था। एक गवर्नमेंट हुई, टूट गई, उसके बाद उन्होंने हमारी पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दी, वो भी जुडिशरी के ऊपर मामला हुआ। 18th अमेंडमेंट नहीं करवाई सर आपने? 18th अमेंडमेंट 3 साल लगे, एक दिन नहीं लगा। 18th अमेंडमेंट नैब अगर आती, आप सबसे पहले आपने कहना था कि देखें ना, अब जान बचा ली अपनी। सियासतदान हम वो लोग हैं, अब तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते। आपको पता है कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और सर सुनने वाले भी हंस रहे होंगे सर, सियासतदान इतने कमजोर हैं सर, इतने मजबूर। मैं आपको बता रहा हूँ, हम डरते हैं। तो फिर सारे क्यों हम डरते हैं आप लोगों से, अवाम से, ये कहेंगे खा गए। आपको पता है कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह में कितना फर्क है? आप कोई अंदाजा लगा लें। खासा तकरीबन मुझे अंदाजा है 20%, 30%, मैं ख्याल 4-5 गुना ज्यादा है। 10 गुना, 10-15 गुना फर्क है। तो 2-2.5 लाख और मैं ख्याल 16-17 लाख जी, 1,35,000 प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं। तो बाकी अब हिसाब लगा लें बाकी क्या मिलता है। तो इसलिए ये बातें करनी बड़ी आसान है, हकाइक बड़े तल्ख हैं इन बातों के। अच्छा, अब आप नैब को खत्म कर दिया, आपकी आप रहने दें, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ, आप रहने दें नैब को। आपके इस्तदलाल की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी लॉजिक है कि नैब का फायदा ही नहीं, खत्म ही कर दें, तो किसी चीज से तो रिप्लेस करेंगे ना आप। फिर आप नैब सारे को जिम कर दें FIA में, राइट, वाइट कॉलर क्राइम का विंग बनाएं, FIA में जिम कर दें, FIA को ही चलाएं। FIA एक ही इदारा हो ना, ठीक, यहाँ तो हर एक इदारा बना हुआ। लेकिन अभी FIA के DG ने, जो सेटिंग DG है भारत से, उसने जो शुगर पे इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट निकाली, उस पर भी आपको एतमाद नहीं है? बिल्कुल एतमाद नहीं है। तो फिर FIA में क्या है? तो मुझे नैब पे भी एतमाद नहीं, उन पे भी एतमाद नहीं। तो कोई हल क्या है? वे फॉरवर्ड हल ये है कि इंडिपेंडेंट लोग लगे, वक्त लगेगा इन चीज़ों में, कोई चीज़ एक दिन में इंडिपेंडेंट नहीं होती। हम रहे हैं, FIA के जितने हेड लेकर आ जाएं, हमने कोई उनको गलत बात बोली हो, आप IB के हेड लेकर आ जाएं, हमने कोई गलत काम IB से करवाया हो, वो बोलेंगे नहीं। अभी तो रिटायर हो गए ना, हम तो इक़्तिदार में नहीं है, हम तो नैब की कस्टडी में हैं, आप पूछ लें। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि नैब जो है वो इमरान खान की हुकूमत के कंट्रोल में? 100%। इसकी एविडेंस जब मैं आपको बताऊंगा आज से 4-5 साल के बाद, एविडेंस मौजूद है। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन जो हकायक होते हैं वो शहादत से नजर आते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें कि शहबाज शरीफ साहब को नैब बुलाती है, उनके केसेस में इन्वेस्टिगेट करने, वो वहाँ पर मुतालबा कर देते हैं बाहर निकल के कि प्राइम मिनिस्टर और CM जो है एक ही हल है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें। ये बिल्कुल जी, कैसे, इसमें क्या सब? भाई आपने नैब ने तफ्तीश करनी है, अगर आप सिंसियर हैं तफ्तीश में, आप कैमरा लगा के तफ्तीश करें, उससे बेहतर हो जाएगी। आप नहीं, आप पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं ना यार, ये कितने करप्ट लोग हैं, आप दिखाएं ना। आप ट्रायल क्यों नहीं दिखाते? आप नैब की तफ्तीश, नैब का ट्रायल पाकिस्तान के अवाम को लाइव दिखाएं, फिर आपको समझ आएगी नैब है क्या। तो नैब इतनी बुरी है? नहीं, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ ना। बेसिकली नैब आप समझते हैं कि नैब हैजंट रियली फंक्शनड एज एन इंस्टीट्यूशन एट ऑल? फंक्शन नहीं, they have destroyed the governance in this country. मुझे सिर्फ एक क्या एतराज़ है कि जब आपने अपनी गवर्नमेंट में भी ये स्टैंड लिया होता, या आपकी पार्टी ने उस वक्त स्टैंड लिया होता 2008-10 में, जब आप पंजाब आपके पास था, या 2014 और 18 में, तो फिर तो बात में वजन हो जाता बात। सर ये देखिए, स्टैंड लेने की बात नहीं, मैंने फिर आपको बताया, सियासतदान से कमज़ोर कोई नहीं होता। सबसे पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगता है, देखें ना, अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर इनके भी यही हो। भाई मैं देखें ना, कैसे करेंगे? नैब बहुत अच्छा इदारा है, नहीं फिर ये कैसे करेंगे? ये तो वह हैं आपसे भाई, मैं यही कह रहा हूँ ना, अब हम कह रहे हैं, नहीं, अब सारे कह रहे हैं, इनके पास तो नंबर ही नहीं है सर, ये तो आपसे कमजोर पार्टी। सर एक कंसेंसस कायम करना पड़ता है ना, हमें कंसेंसस नहीं मिला, इनको कंसेंसस मिल रहा है, ये कर लें चेंज। इनको कंसेंसस मिल रहा है, हम दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी दे रही है। अच्छा, ले आए, चले डील कर दें। चलो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। नैब के हवाले से बहुत बात होगी, लेकिन बहुत से और इश्यूज हैं, NFC के हवाले से भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन PMLN के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और बात को उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। खाकान अब्बासी साहब, लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी तो 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के हवाले से हुई थी। आपने कहा 18th अमेंडमेंट का मसला नहीं है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये दरहकीकत 7th NFC अवार्ड है। अब जब 10th NFC अवार्ड बुनियादी तौर पर वो उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसको डॉक्टर हफीज़ शेख हेड करेंगे उसकी मीटिंग्स को, तो आपकी पार्टी ने रखना अंदाजी करते हुए एक टेक्निकल इशू उठा के उसके खिलाफ पिटीशन ले आए हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। जी, हम नहीं लाए, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने 3 सफ़े का खत लिखा है कि आपने ये कमीशन ही गलत बनाया है। ये तो सिंध का तो चले अलग मौक़िफ़ है, तो हमारा भी कोई मौक़िफ़ है कि आप गलत, आपने कमीशन ही गलत बना दी है। आपका तो मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि ये बंदा जो है ये चूँकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। ये टेक्निकल नहीं है, ये NFC अवार्ड बनने की रिक्वायरमेंट है। फ़र्क क्या टेक्निकल ना समझें, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सब्सटेंटिव फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क किसी अमेरिकन को दे दो, आपको बेहतर कर देगा। आपका अपने जो कानून है वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होगी NFC। डॉक्टर हफीज़ शेख तो इलेक्टेड एक डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से 1 साल से ज़्यादा तो काम कर रहे हैं ना, सारे डिसीजन तो वही कर रहे हैं। वो अपना गवर्नर भी लिया है, वो कर नहीं सकते जब तक प्राइम मिनिस्टर रेटिफाई नहीं करेगा। तो इस केस में भी तो ये प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर नहीं रेटिफाई करता, ये कमीशन रेटिफाई करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फर्क क्या पड़ जाएगा? आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बजट आ रहा है ना, बजट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हफीज़ शेख साहब बजट पेश करके दिखा दें। नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश कर सकते, किसी इलेक्टेड बंदे को करना है, हमारा अदर करेगा। जी ठीक, तो जी आपका सारा एतराज़ आपकी पार्टी का ये है कि हफीज़ शेख चूँकि इलेक्टेड नहीं है, इसलिए हफीज़ शेख को NFC की मीटिंग्स के ऊपर 10th NFC को वो नहीं करना चाहिए, सुपरवाइज नहीं करना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यही कानून की रिक्वायरमेंट है। यही एक एतराज़ है ना, और भी है। सिंध गवर्नमेंट ने लंबे चौड़े एतराज़ लगाए हुए हैं। ठीक, लेकिन जो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान रिसोर्स में मसला है, जहां सेंटर को 42% और प्रोविंसेस को 58% मिल रहा है, आपने खुद भी लास्ट टाइम ये बताया था और यही फिगर है, उस पर आपकी क्या पोजीशन? उस पर पोजीशन मेरी ये है कि अगर आपकी, एंड यू बीइंग द एक्स प्राइम मिनिस्टर, जी मेरी पोजीशन लिंक्ड है अर्निंग से। अगर वफाकी हुकूमत पैसा नहीं कमाएगी तो फिर मुश्किल में ये फार्मूला मुश्किल है। अगर आप पैसे कमाएंगे तो ये फार्मूला बड़ा अच्छा है। पैसे कमाने से क्या मतलब है? आपकी अर्निंग्स नहीं है ना, वफाकी हुकूमत की अर्निंग कहाँ से आनी है? टैक्सेस से। ठीक, 5555 के आपने टैक्सेस आपने वादा किया कि हम अर्न करेंगे। ठीक, आपने उसको कम किया 4700 पे, राइट, फिर 4000 पे आए। अब एक्सपेक्टेशन है 3800 की अर्निंग आएगी। तो जब अर्निंग ही नहीं होगी तो उसको आप जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देखिए, अगर आपने वो फार्मूला चेंज करना है ना, तो पहली बात है उसको कमीशन चेंज करें। कमीशन के इख्तियार में है ना, कमीशन में चेंज करें। ये NFC अवार्ड कमीशन ही उसको करता है। तो कमीशन तो लेके आई है हुकूमत जी, तो कर देना, हर 5 साल बाद कमीशन बनता है। मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ कि आपकी उस पर क्या पोजीशन है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है? हमारी कोई पोजीशन नहीं है, ये तो सूबों की और वफाक के दरमियान है। इसमें पार्टीज की पोजीशन नहीं होती, ये तो सूबे और वफाक बैठता है। जब आपकी हुकूमत थी, जब आप वज़ीर आज़म थे, तो मिफ्ता इस्माइल, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो भी इलेक्टेड नहीं थे मेरा ख्याल है, वो उस वक्त एक डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिफेक्टिव, ठीक है, उन्होंने भी एतराज़ किया था इस डिस्ट्रीब्यूशन। जी, उनकी भी स्टेटमेंट, जी, उनका भी एक राय है, मेरी भी एक राय है। तो वो राय नहीं ना बता रहे? वो राय नहीं, मैं राय बता देता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया था। बिल्कुल सही है। कैसे पेश किया था? 2018 का। जी, वजीर थे। हाँ, वजीर थे, ओथ लेकर वजीर बने थे। तो बहरहाल वो बात अपनी जगह पर है। वजीर बने थे। देखिए, मैं राय की बात कर रहा हूँ। नहीं तो हफीज नहीं, लेकिन इलेक्टेड तो नहीं थे वो भी, वैसे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। प्रोविजन मौजूद है का आइन में कि आप वजीर बन सकते हैं। तो हफीज शेख भी अगर वजीर बन जाएं? जी, बन जाए, बिल्कुल वहाँ बैठे, लेकिन 6 महीने रहेंगे वजीर। ठीक, तो फिर अगर हफीज शेख वजीर बन जाएं तो फिर NFC 10th NFC कमीशन जो है उसको हेड कर सकते हैं? जी, जब तक वो वजीर रहेंगे। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपकी पार्टी में से किसी ने नहीं कहा जी, जब तक 6 महीने वो वजीर रह सकते हैं। ठीक, ठीक है, वो भी एक बात है जो डिबेट होगी कि इलेक्टेड हो या वजीर हो जो वहाँ हेड करेगा। ठीक है, वो बात अपनी जगह पर है। आपने बात कर दी अवार्ड की। ये कमीशन अवार्ड को 18वीं तरमीम की जो फ्लोर है वहाँ तक वापस रिवर्ट कर सकता है 1 दिन में। इसका क्या मतलब हुआ? ये कमीशन, इस कमीशन के पास इख्तियार है कि ये जो मर्जी NFC अवार्ड कर दे। ये कह दी सूबों को 50% मिलेगा, सेंटर को 50% मिलेगा, ये उसके इख्तियार में है। ठीक है,
उसमें एक कदगन है। लेकिन इस कमीशन के अंदर सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन है। सूबे एग्री करेंगे तो करेंगे, एग्री करेंगे तो होगा। ठीक जी। तो सूबे आपके कंट्रोल में, उनसे एग्री करवा लें। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन ये था कि आपकी, देखिए यू बी द एक्स प्राइम मिनिस्टर और आप फाइनेंस और बिजनेस के आदमी, आपको लगता है कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है 42% एंड 58%? यार फेयर और अनफेयर की बात नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए कि एक हो गया ना, आपने कर दिया, फेयर हो या अनफेयर हो गया है, आपने उसको रिवर्ट करना है। किसी से चीज़ लेना बड़ा मुश्किल होता है, उसको एग्जामिन करें कि क्यों वो किया गया था, इस चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा। आप उसको कर सकते हैं, आप कर दें, उसके इफ़ेक्ट्स बड़े नेगेटिव होंगे। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव क्यों होंगे? नेगेटिव इसलिए होंगे कि सूबे अपना टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, पहली बात, हर चीज़ पे। ठीक है। जब वो टैक्स लगाएंगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, आप भी टैक्स लगा रहे हो, वो टैक्स लगा रहे हैं। ठीक। दूसरा, अगर आप सूबे के पैसे काटेंगे, सूबा दो बड़े काम करता है, तालीम और सेहत। सूबा क्या करेगा? वो पुलिस तो कम कर नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो कम हो नहीं सकती, वो तालीम और सेहत को काटेगा। एज ए बिजनेसमैन वैसे आपको क्या फीलिंग है कि जो कोरोना पेंडेमिक से जिस तरह से इकॉनमी बैठी है, स्लो हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान के अंदर भी कारोबार नहीं हो पा रहा, खरीदो फरोख्त नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगले चंद महीनों में? पाकिस्तान पे मिनिमल इम्पैक्ट है। अच्छा, क्योंकि आपकी इकॉनमी पहले ही बैठ गई थी, कोरोना से पहले ही आपकी इकॉनमी सिंक कर गई थी। मतलब क्या हुआ? मतलब आपकी ग्रोथ बंद हो गई थी, नहीं, कारोबार बंद हो, पता तो मतलब आप पे कोरोना वायरस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो नहीं है जो दूसरे ममालिक पर है। ठीक है। यानी अगर एक मुल्क 6-7% ग्रो कर रहा था, उस पर कोरोना का इम्पैक्ट आया और वो 2 पे आ गया, तो उस पर तो बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आया ना। आपकी ग्रोथ थी 1.9% इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से। अब वो ग्रोथ आ जाएगी 0% पे या इस तरह, यानी नेगेटिव ग्रोथ भी शायद हो। IMF की एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ अगले साल में होगी वो 5.5% होगी, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव में है। क्या उस वर्ल्ड वाइड ग्रोथ से पाकिस्तान बेनिफिट करेगा? अगर आप एक्सपोर्ट कर सकें। कर सकेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक्सपोर्ट पोटेंशियल ही नहीं है। आपने कभी इंसेंटिव दिया है? आपने हर पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्ट्स, मैं आप मुझे आपकी हुकूमत पे सबसे ज्यादा इल्जाम है कि एक्सपोर्ट्स बैठी है आपके ज़माने में। जी, वो भी देख ले, वो भी एग्जामिन कर रहे, एक कमीशन उसमें बना दें, एक कमीशन वो भी। वो तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आप बना देना। कमीशनों का फैशन आजकल रवाज है, सीजन है, बाजू जाएगा कमीशन बना दे, एक्सपोर्ट्स के एक्सपोर्ट का कमीशन बना दे। नहीं, मैं देखिए, बट सर इज दिस नॉट अ फैक्ट कि एक्सपोर्ट्स गिरी आपके ज़माने में? पीपल्स पार्टी ने उठाई थी थोड़ी सी। जी, हमारे ज़माने में भी वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन था, थोड़ा स्लम्प आया था, उसके बाद फिर पिकअप हुआ है। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। हर चीज़ जरा बैलेंस करके देखें ना। अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स हैं ना, सब पे नैब के केस हैं माशाल्लाह। वो होल्डर्स पब्लिक ऑफिस नहीं है। तो ये किसी ने कभी पूछा? फिर आप कहते हैं मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क नहीं चलेगा। नैब के खौफ से ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ना ब्यूरोक्रेसी फैसले करती है, चुप हो गया। सो नैब को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। नैब को बंद कर दे, अच्छा है। रिफॉर्म हमसे कभी कोई हुआ नहीं है। हम सुना होगा आपने, आप भी रहे हैं इसमें सिविल सर्विस में, तो मैं भी जब से बच्चा था सुन रहा हूँ सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना नहीं हो सकती। हालात बहुत खराब। ये हुकूमत भी कहा हम नहीं छोड़ेंगे, एक ब्रेक रिफॉर्म करेंगे। एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक मुझे लेने दें। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन PMLN के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और डिस्कशन को उनके साथ मैं आगे बढ़ाता हूँ। वैसे बाबर ऐवान साहब ने एक स्टेटमेंट उनकी छपी है, जो नए एडवाइज़र भी प्राइम मिनिस्टर के आए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर रही, बकायदा हेडलाइन ही है ये। और उसके साथ आरिफा नूर साहिबा जो कि कॉलमनिस्ट हैं, अब एंकर पर्सन भी हैं, रेजिडेंट एडिटर रह चुकी हैं डॉन की, इस्लामाबाद की, उनका भी एक पीस यही है कि पार्लियामेंट कम्स अनडन। बुनियादी इशू ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक इनएफेक्टिव टॉकिंग शॉप है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक गैर मौसर फ़रोही किस्म की डिबेटिंग क्लब बन चुका है, जिसमें सुपरफिशियल इश्यूज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत इमोशन सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वालिटी की डिबेट नहीं होती। कोरोना हो या इकोनॉमी हो, कोई सब्सटेंटिव डिबेट वहाँ नहीं होती। ये भी मेरा कसूर है। नहीं आपका नहीं, मैं मान लेता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन मैं मान लेता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन क्या देखिए, आप मैं
अक्टूबर 2018 में असेंबली में आया था। मैंने पहले हफ्ते में ही कहा, मैंने कहा असेंबली नहीं चलेगी। अक्टूबर 2018 में असेंबली में आए से क्या मतलब है आपका? मैं इस असेंबली में आया था, इस असेंबली में मैंने कहा ये नहीं चलेगी। ठीक, इसलिए कि नहीं, पिछली असेंबली के बारे में आपने ये नहीं कहा? नहीं, पिछली असेंबली चलती थी, जो लूली लंगड़ी चलती थी, चलती ज़रूर थी। वहाँ पर डिबेट भी होती थी, वहाँ पर इश्यूज भी लाए जाते थे। तो आप समझते हैं कि इस पार्लियामेंट में ये जो असेंबली है, इसकी जो क्वालिटी डिबेट है वो पिछली से ज़्यादा ख़राब है? क्वालिटी डिबेट है ही नहीं, यहाँ कोई डिबेट नहीं है। अच्छा, इसलिए डिबेट नहीं है। असेंबली के बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, असेंबली को अपोजिशन इश्यूज लाती है, हुकूमत डिफेंड करती है। ठीक, ये हुकूमत आके पॉलिसी स्टेटमेंट देती है, जो नई पॉलिसी लाते हैं, अपोजिशन उस पर तनकीद करती है, हुकूमत जवाब देती है। ये असेंबली होती है। या जो कानून आते हैं, वो आते हैं, कमेटी में जाते हैं, वहाँ से सब डिबेट होती है, आते हैं यहाँ पर डिबेट होते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर स्पीकर क्या आप सब्सटेंशियल इश्यूज लेकर आ रहे हैं, आप और पीपल्स पार्टी? नहीं, हम नहीं लेकर आ रहे। वजह? इसलिए कि उसकी इजाज़त नहीं है। इजाज़त इसलिए नहीं है कि एक प्रेजेंशियल डिबेट, एक प्रेजेंशियल एड्रेस होता है, उसके बाद उस पर डिबेट होती है प्रेजेंशियल एड्रेस पे। वो जब तक डिबेट जारी रहती है, आप कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते। जो रूल्स के तहत जो अपोजिशन लेकर आती है, वो एडजर्नमेंट मोशन के जरिए लेके आती है इश्यूज को। ठीक है, तो जब तक प्रेजेंशियल डिबेट कंप्लीट ना हो, एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता। प्रेजेंशियल डिबेट खत्म ही नहीं हुई? वो खत्म ही नहीं होती। पहले साल की भी, दूसरा साल, अभी 8वां महीना हो गया। क्या बात कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, ये तो किसी ने नहीं कहा इस तरह से। स्पीकर और हुकूमत ने जानबूझ के मफलूज कर दिया पार्लियामेंट को। एक तरीका है उनका कि हम नहीं चलाएंगे पार्लियामेंट को, जो मर्जी कर लो। बॉटम लाइन क्या हुई? बॉटम लाइन ये हुई कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपका मकसद ही गालियां निकाल के हालात को ख़राब करना है, इशू से डाइवर्ट करना है अटेंशन, तो आप कामयाब हैं। पार्लियामेंट नहीं चल रही, ये पार्लियामेंट मफलूल, इसको बंद कर दे तो बेहतर है। आपने पहले नैब बंद करने की बात की, इसको बंद कर दे। देखिए, जो चीज़ फजूल हो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जहाँ जनरल मोशन, मुझे दें कितने जनरल मोशन आए हैं। आप पिछली डिबेट हमारे ज़माना देख लें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इश्यूज रेज होते थे, 15 बंदे बोलते थे अपोजिशन के, फिर एक वजीर जवाब देता था, बात खत्म हो जाती। अच्छा, देखिए, आपके ज़माने में शेख रशीद का अक्सर माइक बंद हो जाता था, उनको बोलने की परमिशन नहीं मिलती थी। अगर वो कोई कमेंट करते थे, पीटीवी पे नहीं आते थे। अब आप जो भी कमेंट करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो भी बात करते हैं अपोजिशन के, वो पीटीवी में लाइव दिखाई जा रही होती है। ये तो फ़र्क पड़ गया। मैं बता देता हूँ, हमने भी पीटीवी को लाइव मैंने किया था। बड़ी अपोजिशन ने भी खुश नहीं थी, गवर्नमेंट भी खुश नहीं थी, लाइव किया। पीटीवी, एक पीटीवी पार्लियामेंट है, एक पीटीवी है। 2013 में आपकी हुकूमत आई है, आपकी अपनी हुकूमत तो आई है 28 अगस्त के बाद 2017। ये मैंने किया आके, उससे पहले नहीं था, मैंने इसको लाइव करा दिया। मुझे मेरे ये ज़हन में हमेशा थे। आपके ज़माने में पीटीवी सेंसर नहीं करता था ऑपोजिशन को, मुझे अब ये पता नहीं है ठीक तरह से, क्योंकि अब तो नहीं, पीटीवी बिल्कुल करता था टेक्निकली, और वो आज भी हो रहा है। आज कैसे हो रहा है? ऐसे होता है, एक पीटीवी पार्लियामेंट है, ठीक है, एक पीटीवी है। हाँ, तो पीटीवी पार्लियामेंट तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो आप जो तकरीर आपको पीटीवी पे दिखानी चाहिए, जो आपकी बस हुकूमत का वजीर बोलेगा वो वहाँ दिखा देंगे, ठीक है। जब मैं बोलूँगा तो उधर ले जाएंगे पीटीवी पार्लियामेंट पे, वो तो कंटिन्यूसली दिखा रहा होता है। अब ये देखिए, अब सुनने सारा पाकिस्तान का मीडिया के सुन रहे हैं, पीटीवी के लोग भी सुन रहे हैं। अब ये पता चल जाएगा, क्योंकि कमेंट भी बहुत होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे इसका ठीक तरह से नहीं पता कि ये डिफरेंस है। मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको बता दिया मैंने, हालांकि मैं वो आदमी टीवी देखता ही नहीं हूँ, फिर मुझे बातों का पता है। तो देखिए, अपने आपको धोखा मत दें। आपने असेंबली चलानी है, आप रूल्स के मुताबिक चलाएं, असेंबली चलेगी, डिबेट होगी। अच्छा, अब एक ऐसा इशू है जिसमें आपकी बड़ी अथॉरिटी है, आप पायलट रहे हैं, आप एक एयरलाइन चलाते रहे, आपने एक एयरलाइन क्रिएट की, उस एयरलाइन का एक एक्सीडेंट भी हुआ बहुत साल पहले, एयर ब्लू का। अब PIA का एक बहुत ही अलमनाक किस्म का हादसा हुआ जिसमें 100 के करीब जाने जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। ठीक, आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? यू बीइंग ए पायलट, यू बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, यू बीइंग रनिंग एन एयरलाइन, आपने सब चीज़ें की हैं, आपको ज़ाती तजर्बा है, क्या हम करें कि इस किस्म के खौफनाक हादसों पे हम काबू पा सकें? ना हो। एक बात आप ज़रूर याद रखें, फ्लाइंग में हमेशा रिस्क रहा है, आज भी है, इसके बाद भी रहेगा। ये रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर गलती का ख़तरा होता है, चाहे वो गलती मेंटेनेंस में हो, चाहे वो जहाज़ चलाने में हो। तो ये परफेक्शन इस काम में नहीं है, गलतियाँ होंगी, उसका ये लॉसेज होंगे, और बड़ा एक दर्दनाक वाक़या ये हुआ है। अब इसमें स्पेकुलेशन करना मुनासिब नहीं है कि हम स्पेकुलेट करें क्या होगा, नॉलेज हमारे पास लिमिटेड है।
मेरा इसमें 44 साल का तजर्बा है एविएशन में, लेकिन मैं भी बात करते हुए कतराता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन चूँकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऐप्स हैं, उस रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, उसका फ्लाइट जो पाथ है वो भी मौजूद है। एयरबस जो है A320 वो है तो एक बहुत ही इफेक्टिव और शानदार मशीन है, सारी दुनिया की एयरलाइन उसी को इस्तेमाल कर रही है। जी, सोफिस्टिकेटेड है। जहाज़ बहुत पुराना भी नहीं था। नहीं, जहाज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई 30 साल, जहाज़ बिल्कुल ठीक था। जहाज़ बिल्कुल ठीक। जहाँ तक जो अभी तक शवायद आए हैं, जहाज़ के अंदर कोई खराबी नहीं। लैंडिंग गियर कह रहे हैं उसका खुला नहीं है, इस हद तक तो इल्ज़ाम मसलसल लग रहा है। नहीं, लैंडिंग गियर ना खुले तो उसका प्रोसीजर होता है। अगर लैंडिंग गियर नहीं खुलता, ही होता रहता है जहाज़ों में। लैंडिंग गियर नहीं खुलता, कभी नोज व्हील नहीं खुलता। एयरबस 320 के मेरे ख्याल 4 या 5 इंसिडेंट्स हुए जहाँ नोज व्हील नहीं खुला। अच्छा। और वो उन्होंने सेफली लैंड किया और थोड़ा सा जहाज़ डैमेज हुआ और ज़ख्मी कोई पायलट बचा सकता है। जी जी जी। लेकिन जब व्हील नहीं खुलते तो आप इन्फॉर्म करते हैं कंट्रोलर को, फिर एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं। इस केस में नहीं हुई। नहीं, इस केस में कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि पायलट ने बताया हो कि मेरा लैंडिंग गियर नहीं खुला, या पायलट ने कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया हो लैंडिंग गियर खोलने का। लैंडिंग गियर का आखिरी हरबा एक मैनुअल प्रोसीजर भी होता है। अच्छा, वो एक लीवर होता है, आप हाथ से ऐसे ऐसे घुमा कर लैंडिंग गियर को नीचे करते हैं। अगर लैंडिंग गियर ना खुले तो जहाज़ बच सकता? जी बिल्कुल, आप बेली पे लैंड करते हैं और 90% जहाज़ों को बगैर किसी जानी नुकसान के ये बहुत से इंसिडेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी हुआ है ऐसे। पाकिस्तान में PIA का एक 747 इस्लामाबाद में 1986 में उसने लैंड किया था। बेली लैंडिंग जी, 300 ज़्यादा पैसेंजर थे जी। वो गियर खोलना भूल गए थे तो जहाज़ इंजन पर उसने लैंड किया और कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ था माशाल्लाह। और जो पैसेंजर्स को पता भी नहीं चला जहाज़ क्रैश कर गया। जब पायलट ने अनाउंस किया कि जी अब तो क्रैश कर गए, तो वो उनको पता चला और वो जहाज़ उसके बाद रिपेयर हुआ और शायद 15 साल फ्लाई करता रहा उसके बाद। तो इसका मतलब है कि अगर जहाज़ की स्पीड कम हो लैंड करते हुए तो फिर वो सेफली लैंड कर सकता है, इवन अगर लैंडिंग गियर ना खुले? नहीं, जहाज़ की स्पीड हमेशा लैंडिंग पे कम होती है। आप तेज़ स्पीड में लैंड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। जहाज़ अलाउ नहीं करता? जहाज़ अलाउ नहीं करता, उड़ना शुरू कर देता है। इस केस में भी तो है ना कि जहाज़ पहले आया, उसने टच किया ग्राउंड को, फिर उठा, फिर दोबारा वापस। जी, ये सब बातें हैं जो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेंगी। लेकिन ये हकीकत है कि जहाज़ आया, ILS पे इस्टेब्लिश था। ILS मीन्स इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे इस्टेब्लिश था। वो आया और जो मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो मेरी नॉलेज है, हो सकता है ये नॉलेज सही ना हो, 4500 फुट पर उसने इंजन्स ने टच किया रनवे को। 4500 फुट जब रनवे लंबा कितना होता है? तकरीबन ये 9 साढ़े 9 हज़ार फुट है कराची का ये वाला। उसको जल्दी टच करना चाहिए था। जी, पहले 1500 फुट में लैंडिंग होती है तो इसने वहाँ पर, ये मैं अगेन स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, जो मेरे पास नॉलेज आई है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लेकिन असल हकीकत इन्वेस्टिगेशन में आएगी। वहाँ पर टच किया, उसके बाद डेफिनेटली पायलट ने पावर ऐड की होगी। उसके बाद जहाज़ उठा है और शायद जहाज़ फिर सिंक हुआ है और फिर 6500 फुट पे फिर जहाज़ ज़मीन को टच हुआ है, ये खबरें आई हैं। उसके बाद इंजन डैमेज हो गए, जहाज़ उसके बाद फ्लाई ऑफ कर गया, लेकिन वो हाइट गेन नहीं कर पा रहा था और वो मुड़कर आया दूसरी लैंडिंग करने और रनवे से तकरीबन मेरे ख्याल 5000 फुट पहले इंजन उससे पहले बंद हो चुके थे, वहाँ तक उसने ग्लाइड किया और वहाँ वो बदकिस्मती से मकानों से टकरा गया। एयरलाइन के एक्सीडेंट्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी देर से आती हैं, साल 2-2 साल के बाद आती हैं। उस वक्त तक वो मामला भूल गया होता है, उससे कोई करेक्शन नहीं मिल पाती। कितनी जल्दी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को या PIA को पहली इंक्वायरी ला सकते हैं रिपोर्ट हमारे सामने? देखिए, इसका एक सेफ्टी बोर्ड होता है CA का, वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है। इंडिपेंडेंट में CA नहीं करेगा, PIA नहीं करेगा? PIA नहीं करेगा। PIA तो वहाँ पर एक समझें कि मैं मुलजिम तो नहीं कहूँगा, लेकिन एज अ रिस्पोंडेंट वहाँ पर पेश होता है। ठीक है, कि वो बताते हैं, अपना रिकॉर्ड देते हैं, जहाज़ का मेंटेनेंस रिकॉर्ड देंगे, क्रू के रिकॉर्ड देंगे, सब कुछ। कितनी जल्दी ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं हमारे सामने फैक्ट्स आ सकेंगे? यार मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट का तरीकाकार है, क्योंकि जो डेटा रिकॉर्डर, 2 रिकॉर्डर्स होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये इनकी इंटरप्रिटेशन मुल्क से बाहर होती है।
वहाँ से, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल 4-6 हफ्ते उसमें लग जाते हैं। ठीक। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। 8 हफ्तों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत अगर आप तेज़ी करेंगे तो 6 महीने से पहले रिपोर्ट आना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है PIA को चाहिए कि कम से कम बुनियादी हकायक जो इसके हैं, इस इंसिडेंट के, इस वाक़े के, वो अवाम के सामने रख दे ताकि स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पायलट भी हैं, जिनकी अपनी एयरलाइंस भी है, तमाम मामला पे पॉलिटिक्स समेत हमसे बात कर रहे थे। ये सारी डिस्कशन आपने देखी। नाज़रीन, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।